प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड होता है, बिल्कुल पानी होता है, बिल्कुल पानी, पानी जैसा होता है, कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस। या देखो अभी मैं बोल रहा हूँ कलरलेस, या अब मैंने या लगा दिया। प्लाज्मा ना हल्का सा पीले कलर का होता है। एक आपने वो नारियल का पानी से स्ट्रो पीते हो ना, स्ट्रो से नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे सिप करके, तो वो स्ट्रो होती है कैसे होती है, बिल्कुल हल्की सी येलो होती है ना, कई कई स्ट्रो देखियो आपने येलो सी होती है, वो लगती व्हाइट जैसी है, होती व्हाइट है पर हल्का हल्का येलो शेड आता है, तो प्लाज्मा हल्का हल्का येलो भी हो जाता है। वो किसी मिनरल, उसके अंदर मिनरल्स हैं बहुत सारे, इसलिए येलो दिखता है वो। अब हम ये देखो येलो चमक भी पड़ा यहाँ पे, है ना, तो येलो हो जाता है प्लाज्मा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा को। अब हमारा खून किससे मिलके बना है, दो चीजों से, प्लाज्मा और फोम्ड एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारे खून का एक हिस्सा पढ़ते हैं हम, प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, प्लाज्मा इज स्ट्रो येलो, स्ट्रो कलर्ड। स्ट्रो कलर्ड मतलब वही हल्का सा पेल येलो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। विस्कस फ्लूइड, विस्कस मतलब गाढ़ा, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। एक पानी, पानी बहुत पतला है। अब आप जैसे मान के चलो कि मैं आपको बताता हूँ, तेल, तेल बहुत पतला है, ठीक है, पर पानी से गाढ़ा है कि नहीं तेल, पानी से गाढ़ा है तेल। अब आप सोच के चलो, हम जैसे शेक बनाते हैं, बनाना शेक बनाया, दूध को मिक्स कर लेते हैं और वो गाढ़ा नहीं हो जाता है, दूध और ज्यादा गाढ़ा हो गया, बिल्कुल मिक्स कर लिया, तो पानी से वो दूध, वो शेक गाढ़ा हो गया ना। ऐसे पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ये क्या बोलते हैं, विस्कस फ्लूइड। प्लाज्मा थोड़ा सा गाढ़ा होता है, बिल्कुल पतला नहीं होता, गाढ़ा होता है प्लाज्मा, ठीक है। और कंस्टिट्यूएंट नियरली 55% ऑफ द ब्लड। आपके खून, मैंने कहा खून दो चीजों से मिलकर बना है, फोम्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। 55% हिस्सा आपके खून का कौन रखता है, प्लाज्मा रखता है, 55%। अब ये बात को मिक्स मत कर देना, प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है, ये एनसीईआरटी लिखते हैं यहाँ पे, ये रहा 90 to 92% प्लाज्मा के अंदर पानी होता है। पर हमारे खून का खून में प्लाज्मा 55% रखता है, ठीक है। कुछ समझ रहे हो, खून में प्लाज्मा कितना है, हमारा खून दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फोम्ड एलिमेंट। और जो प्लाज्मा है वो उस खून के अंदर कितना है, 55%। अब उस प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, वो प्लाज्मा कैसे बना है, वो प्लाज्मा बना है पानी से और कुछ मिनरल से। तो उस प्लाज्मा के अंदर पानी कितना है, उस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है, पानी है, ठीक है। 90 से 92% पानी है प्लाज्मा के अंदर। और प्रोटीन, प्रोटीन है कितने, 6 से 8% प्रोटीन है उस प्लाज्मा के अंदर। अब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, कौन कौन से प्रोटीन है। फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन आर अ मेजर प्रोटीन। ये मेजर प्रोटीन है, कौन सा, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। अब आप सोच रहे होंगे ये तीन नाम आगे हम कैसे याद करें, इन नाम को याद नहीं, इनका फंक्शन भी याद करना है कि प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। देखो ये देखना, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन आपको नाम से याद आ रहा है, फाइबर, देखो फिब्रिनोजन, फाइबर, फाइबर से पता लग रहा है, फिब्रिनोजन कहां से रिलेटेड है, फाइबर से रिलेटेड है। फाइबर, फाइबर से आपको क्या ध्यान आता है, जाले ध्यान आते हैं। जब भी आपको चोट लगती है तो आपके क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है ना, घाव भरना चालू हो जाता है ना, एक खरूंड आने लग जाता है चोट के ऊपर, तो वो जो खरूंड होता है ना, वो इन्हीं जो ये फिब्रिनोजेंस है, इन्हीं की मदद से आता है। फिब्रिनोजेंस क्या करते हैं, मिलके ना ऐसे जैसे जाला बना दिया, जैसे ये फाइबर्स हैं, फाइबर्स तो पतले पतले होते हैं, जैसे फाइबर समझ रहे हो ना, जिसे स्वेटर बनती है, वैसे फाइबर, एक बार वो मान के चलो, ठीक है। उनको अगर आप ऐसे जाला सा बना दो उनसे, ठीक है, तो ये ऐसे, तो अब जैसे अब आप स्वेटर को बुन दो, बुनते रहो, उस फाइबर्स को बुनते रहो, तो स्वेटर बन जाती है ना, तो वो बिल्कुल आरो पार दिखना बंद हो जाते हैं। तो वैसे ही फाइबर्स है ना इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे इकट्ठे हो गए, जाला बन गया। अब इन जालों के अंदर है ना डेड सेल्स फंसने लग जाते हैं, तो वो खरूंड बन जाता है। और जैसे ये आपके नीचे तो मान लो आपका खून है और ऊपर एनवायरमेंट है, और आपके चोट लगी है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जाला, जाला ऐसे आ जाएगा, आ गया जाला। और फिर ना नीचे तो खून चलता रहेगा और यहाँ पे डेड सेल फंस गए, खून बाहर नहीं निकलेगा, तो ऐसे खरूंड बनते हैं। वो हम पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, टेंशन मत लो आप, ठीक है। खरूंड कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोटिंग बोलो, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल में हो जाओ, क्लोटिंग बोलो, क्लोट हो गया, क्लोट बन गया, ठीक है। ये आपको समझ आया, देखो फाइब्रिनोजन आर नीड फॉर क्लोटिंग, क्लोटिंग मतलब खरूंड बनना, या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, कि खून बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड कोगुलेट हो गया, ठीक है। ग्लोब्यूलिन प्राइमरी आर इन्वॉल्विंग। अब जो ग्लोब्यूलिन है ये इन्वॉल्व होता है, देखो मैंने बताऊं कैसे याद किया इसको, ग्लोब,
मतलब पूरा संसार, मुझे पूरे संसार को बचाना है। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, हेल्प इन मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, देखो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। एंड द एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूलिन किसके लिए, देखो बचा हुआ पानी की रेगुलेशन के लिए। एल्ब्यूलिन हेल्प इन ओस्मोटिक बैलेंस। ओस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है, पानी की मात्रा को मेंटेन रखना। हम बोलते हैं हमारे ओस्मोसिस, ओस्मोसिस 9th क्लास में आपने पढ़ा था, क्या होता है, पानी का इधर से उधर आना, उसको ओस्मोसिस बोलते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आना। तो ओस्मोसिस से ओस्मोटिक बैलेंस सुनते ही आपके दिमाग में पानी आना चाहिए। तो एल्ब्यूमिन पानी को, हमारी बॉडी के अंदर पानी है, हमारी बॉडी के अंदर देखो सबको पता है हमारी बॉडी पानी, वो अपने हिंदू धर्म के में भी बोलते हैं ना, 5 तत्वों से मिलके बनी अपनी बॉडी, है ना, हवा जल ये बोलते हैं जल वायु मिट्टी अग्नि, इन सबको बोलते हैं ना, ये 5 तत्व होते हैं, इन सबसे मिलके बनी होती है। तो जल, जल हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, सबको पता है इस बात का। तो उसको मेंटेन कौन रखता है, अब पानी कम, अब हमारे होठ सूख रहे हैं बोलते हैं, ठीक है, गला सूख रहा है, ये सब चीजों का ओस्मोटिक बैलेंस हमारे खून के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना, इसी का काम होता है, किसका, एल्ब्यूलिन का। और ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी के अंदर मान लो कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया अपनी बॉडी के अंदर, तो ग्लोब्यूलिन होता है ना, ये बचाता है उस फॉरेन बैक्टीरिया से, मटेरियल से, ऑर्गेनिज्म से, कुछ भी मान लो आप, उनसे बचाता है, उसको मार देते हैं, ठीक है। और ये पता है ग्लोब्यूलिन क्या है, ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी ही है एक टाइप से। और एंटीबॉडी तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो कि क्या करती है, एंटीजेंस को मारती है, बाहर के चीजों को नष्ट करती है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो प्लाज्मा के अंदर, मैंने बोला प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, कितना परसेंट पानी होता है, 90 से 92% प्लाज्मा में पानी होता है। और 6 से 8% क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। ये तीनों प्रोटीन हो गए 6 से, अब इतने देखो 96 कितना हुआ, 96 मान लो या 98 मान लो, 2% तो फिर भी बच गया ना, 2-3%। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना 1-2% ये होते हैं मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हर प्रकार के मिनरल मिलते हैं अपने प्लाज्मा के अंदर। तो कोई बेवकूफ नहीं है कि जो पर्टिकुलर मिनरल का नाम पूछेगा, ये याद रखना कि एक्सेट्रा लिख दिया ना तो बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि मिनरल्स भी मिलते हैं अपने प्लाज्मा में, ठीक है। आर द आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांसमिट इन द बॉडी। ये भी हमारी बॉडी के अंदर फिरते रहते हैं मिनरल्स भी, कॉमन सी बात है यार, अपने सेल को मैग्नीशियम चाहिए, हर एक मिनरल चाहिए। चैप्टर भी था मिनरल न्यूट्रिशन जो कि अब कट चुका है नई एनसीईआरटी में, तो आपको पता लगता कि जैसे अब सेल है, सेल में प्रोटीन बनते हैं, जब प्रोटीन बनने के समय हमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बात आपको अब नहीं पता लग पाएगी, और क्योंकि वो चैप्टर कट चुका है, पर हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। फैसिलिटेट द ये क्या बोलते हैं, फैक्टर फॉर कोगुलेशन एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कोगुलेशन या क्लोटिंग करने के लिए जो फैक्टर चाहिए, हमारे खून को इकट्ठा करने के लिए या खून बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, वो प्लाज्मा के अंदर होती हैं। अरे होती हैं यार, हमें पता है, अभी अभी हमने बात की, फाइब्रिनोजन भी तो कोगुलेशन और क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, और वो किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर है। तो प्लाज्मा के अंदर ये फैक्टर्स मिलते हैं जो कि कोगुलेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो लाइन ऐसे लिख दी इन्होंने, कोई बात नहीं, कुछ सोच समझ के लिखी है, ठीक है। आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। अब देखो, अब एनसीईआरटी ने क्या बोला, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब वो अभी मैंने कहा ना ये लाइन ऐसे लिख दी, फिर मैं बोला कुछ सोच समझ के लिखी होगी। हमें पता है फाइब्रिनोजन है जो कि क्लोटिंग में मदद करते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं जो प्लाज्मा के अंदर। ये देखो, अब मुझे बताओ, मान लो अगर वो एक्टिव होते, आपके खून के अंदर, आपके प्लाज्मा के अंदर फैक्टर हैं जो कि खून को इकट्ठा करते हैं, जमा देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, कोगुलेट करते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब अपना काम कर रहे होते, तो अपनी बॉडी के अंदर ही खून जम जाता, जमता कि नहीं, जम जाता अपनी बॉडी के अंदर, अंदर कोगुलेशन होने लग जाता। बहुत लोगों की होती है, बीमारी होती है, कैंसर तक कॉज कर देती है बीमारी, तो कोगुलेशन होने लग जाता। पर ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे चोट लगती है तब ये एक्टिव होते हैं, इनके पास मैसेज आता है, वो सब हम देखेंगे कैसे ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो जी नहीं, जो कैल्शियम होता है वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, और हमारे कोगुलेशन में कैल्शियम भी चाहिए रहता है अपने को, हाँ वही कैल्शियम जो दूध पीने से आते हैं, तो दूध पिया करो, ठीक है।
प्लाज्मा देखो, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो कहाँ आपके चोट लग जाएगी, तो वो खरूंड नहीं बनेगा और आपका खून बहता रहेगा और आप मर जाओगे। तो इसलिए दूध पिया करो, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, अगर ये मैंने कहा प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो कि खून को क्लोट करते हैं, हमारा खून बनाते हैं, हमारे चोट लग जाती है जब, अगर वो क्लोटिंग फैक्टर को हम प्लाज्मा से हटा दें और ये मिनरल्स रखें, और ये रखें क्या बोलते हैं, हम क्या रखें, मिनरल्स लिखें और मिनरल्स रखें, और ये रखें क्या बोलते हैं, ये एल्बुलिन ग्लोबुलिन वगैरह, बस ये चीजें रखें, तो क्या होता है, तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में से इनको हटा देंगे तो उसको क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे, सीरम। देखो, जब कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला था उस टाइम पे आपने एक बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा, सीरम थेरेपी। सीरम थेरेपी के अंदर क्या बोलते थे कि हम एक जिस इंसान को कोरोना हो गया और वो ठीक हो गया तो उसका सीरम निकालते थे और दूसरे इंसान में डाल देते थे, ताकि उसके अंदर भी वो चीजें डेवलप होने लग जाए जिससे कोरोना ठीक हो जाए। तो ये काम करते थे हम। तो सीरम थेरेपी में ये काम होता था। तो सीरम में वो सीरम होता क्या था, वो सीरम और कुछ नहीं होता था, वो प्लाज्मा। देखो, पहले क्या करते थे, खून में से वो हटा देते, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज खून में से हटा दी। एक इंसान का खून निकाला, उसमें से तीनों चीज हटा दी। हटाने के बाद क्या किया, प्लाज्मा बच गया। प्लाज्मा में से फिर क्लोटिंग फैक्टर भी हटा दिए। देखो ऐसे देखो, ये एक इंसान का खून था, ये खून है इंसान का, इसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये बाहर निकाल दी। अब उस इंसान के खून के अंदर बच गया बस प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या, क्लोटिंग फैक्टर भी है, अब मैंने क्लोटिंग फैक्टर भी बाहर निकाल दिए। अब उसके पास जो चीज बची उसे बोलेंगे हम सीरम, और ये सीरम दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर दे दिया जाता था ताकि वो इंसान के अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता बन जाए। तो ये थी सीरम थेरेपी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर हम फाइबर्स को या क्लोटिंग फैक्टर को जो कि प्लाज्मा के अंदर है उनको हटा देंगे खून प्लाज्मा में से, तो उस प्लाज्मा को सीरम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ये बात आपको समझ आई। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट हटा देंगे तो उस ब्लड को क्या कहेंगे, प्लाज्मा, और अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर हटा देंगे तो हम उस प्लाज्मा को क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम